हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है भारत बांग्लादेश संबंध, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2024 के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में थोड़ा टर्बुलेंस आया है। और वो टर्बुलेंस क्यों आया है, आगे हमको क्या करना चाहिए, बांग्लादेश इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इंडिया बांग्लादेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हम आगे अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले हम जैसे कि क्वेश्चंस देखते हैं, तो दो क्वेश्चन है। पहला है, डिस्पाइट हिस्टोरिकल बॉन्ड्स एंड जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, इंडिया बांग्लादेश relations have faced significant turbulence recently. Analyze the strategic challenges posed by the political shift in Bangladesh regarding India's internal security and Act East policy. ये जो रिश्ते में टर्बुलेंस आया है, इससे हमारा इंटरनल सिक्योरिटी और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये कैसे प्रभावित होती है, इसके बारे में हमको देखना है, जवाब देना है। जबकि हमारा ऐतिहासिक संबंध बहुत बढ़िया रहा है, गोल्डन रिलेशन बोला जाता था भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को। ठीक है, एक ब्लड बॉन्ड कह सकते हैं आप, खून का रिश्ता, इस तरह से कहा जाता था इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते को। लेकिन 2024 के बाद स्थितियां बदली हुई हैं और उसमें भारत भी चिंतित है, बांग्लादेश भी चिंतित है, और इससे भारत के आंतरिक सुरक्षा और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कैसे चैलेंज है, इस पे हमको उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया बांग्लादेश टाइज, हाउ कैन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर निर्भरता सर्व्स एज द बफर अगेंस्ट डिप्लोमेटिक टेंशन। मतलब ये डिप्लोमेटिक टेंशन भले रहे, लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है ना, उसको हमको बरकरार रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे आपको जवाब लिखना है। भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में कनेक्टिविटी परियोजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। आर्थिक अन्योन्याश्रय किस प्रकार राजनयिक तनाव के विरुद्ध एक बफर के रूप में कार्य कर सकता है, इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आजकल ये बांग्लादेश हमारे लिए न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में देखिए इसलिए भी था, बांग्लादेश हमेशा रहता है क्योंकि एक तो हमारा पड़ोसी है, दूसरा वहाँ पे जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, तीसरा जो रोहिंग्या का हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो माइग्रेट करके आते हैं, और चौथा बांग्लादेश भारत दोनों बहुत सारे ऐसे रीजनल ग्रुपिंग्स हैं जिनके मेंबर भी हैं, इसलिए ये हमेशा न्यूज में रहता है। इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखेंगे, हालांकि हिस्ट्री आप लोग स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते ही हैं। न्यूज में क्यों है ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि बांग्लादेश का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, और इंडिया का सिग्निफिकेंस बांग्लादेश के लिए क्या है, इसके की हाइलाइट्स क्या है वो देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि रिश्तों के बीच में चैलेंजेस क्या क्या हैं और इन चैलेंजेस को हम कैसे सही कर लेते हैं। ठीक, कैसे सही कर सकते हैं। न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी बिम्स्टेक का बैठक थी, तो बिम्स्टेक के बैठक में भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और चूंकि इस समय जो बांग्लादेश में जो सरकार है वो उस तरह से कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस के अगुवाई में वहाँ पे सरकार चलाई जा रही है। न्यूज में इसलिए है कि बिम्स्टेक की मीटिंग के दौरान मोदी जी और यूनुस भाई दोनों ने एक मीटिंग करी है, दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत किए हैं, और ये हसीना मैडम के जाने के बाद बांग्लादेश के ऑफिशियल के साथ भारत के प्रधानमंत्री का ये पहली औपचारिक बैठक थी, बातचीत थी। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें जो रिसेंट डेवलपमेंट है बांग्लादेश में, वो क्या क्या हुए हैं दिसंबर 2025 तक। सबसे पहले तो पॉलिटिकल शिफ्ट वहाँ पे हुआ, ठीक है, शेख हसीना को वहाँ की जो जनता थी वो तख्ता पलट कर दी, और मोहम्मद यूनुस को वहाँ पे
सलाहकार के रूप में बैठा दिया। और इसमें एक चीज ये भी हुई कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रिब्यूनल है, उसने शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी। मौत की सजा सुनाने के बाद बांग्लादेश लगातार यह कह रहा है कि भारत जो है शेख हसीना को वापस लौटा दे, इनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। तो एक तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है कि जब से ट्रिब्यूनल ने सजा सुनाया है, उसके बाद से बांग्लादेश लगातार हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बात कर रहा है। देखिए, पॉलिटिकल तनाव होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं भारत और बांग्लादेश के बीच बीच में जो सुचारू रूप से चल रही हैं। उसमें एक चीज ये भी है, ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज, मानवीय आदान प्रदान। बांग्लादेश जो है बंगाल की खाड़ी में है, तो हमारा जो समुद्री सीमा भी मिलती जुलती है। तो कुछ दिन पहले कुछ मछुआरे जो है हमारा बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, और हमारे मछुआरे उनका बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। तो पॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद भी हमने क्या किया कि दिसंबर 2025 में कंडक्टेड कोऑर्डिनेटेड रिपैट्रिएशन ऑफ द फिशरमैन। ठीक, मतलब हम मछुआरों का आदान प्रदान किए। उसके साथ साथ हमारा जो व्यापार है ना, व्यापार भी हमारा बना हुआ है, भले ही पॉलिटिकल कोल्डनेस चल रही हो। ठीक, मतलब राजनीतिक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन ट्रेड हमारा प्रभावित नहीं हुआ है। बल्कि जो हमारा पैसेंजर ट्रेन थी, जिसको हम मैत्री एक्सप्रेस बोलते हैं, इनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। तो रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि शेख हसीना की लगातार डिमांड हो रही है बांग्लादेश की तरफ से, आप प्रत्यर्पण करिए इनका। दूसरा ये है कि हम मानवीय आदान प्रदान अभी भी कर रहे हैं, हमारे जो फिशरमैन हैं उनका एक्सचेंज कर दे रहे हैं। साथ में हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशन है, ट्रेड रिजिलियंस जो है वो एज सच बना हुआ है। हालांकि पैसेंजर ट्रेन हम सस्पेंड किए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री इसका देख लें हमारे और बांग्लादेश के बीच में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 में भारत की वजह से ही बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना। फिर 1975 में क्या होता है, जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद रिश्ते थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। उसके बाद फिर से 2009 में जब अवामी लीग वहाँ शासन में आती है, फिर से हमारे रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद 2015 में हमने एक लैंड एग्रीमेंट किया, जिसके तहत हम लगभग 162 इनक्लेव्स एक्सचेंज किए, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री पे रहने वाले लोग थे, बाउंड्री पे जो गांव थे, उनके वजह से जो विवादात्मक स्थिति वहां पे उत्पन्न होती थी, उस चीज को हमने खत्म कर दिया। तो ये हमारा हो गया थोड़ी सी हिस्ट्री। अब जो दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि भारत का बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश को भारत के लिए क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि बांग्लादेश का जो सिग्निफिकेंस है भारत के लिए, वो है नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी एंकर, पूर्वोत्तर का सुरक्षा आधार है। इसको इस बात से समझिए कि ये हो गया हमारा भारत, ये हो गया बांग्लादेश यहाँ पे, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का। ठीक है, अब चूंकि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा इंसर्जेंसी चलती रहती है, तो इंसर्जेंट यदि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तो जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट हैं, वो बांग्लादेश के ज़मीन को यूज कर सकते हैं। चाहे वो यहाँ से हम उनको दौड़ाए तो वो भाग के बांग्लादेश में घुस जाएंगे। ठीक है, या फिर वो कोई इस तरह का अपना कोई बेस वहाँ पे बॉर्डर एरिया में बना लिए। कुल मिलाकर के इंसर्जेंसी से लड़ने के लिए भारत को बांग्लादेश के साथ या ढाका के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा महत्व यह है कि कनेक्टिविटी का प्रवेश द्वार है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक चिकन नेक के द्वारा जुड़ा हुआ है भारत के साथ। यदि हमारा ढाका के साथ, बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से इंडिया के मेन लैंड को कनेक्ट करने में हमको आसानी होगी और रास्ता भी छोटा पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रीजनल लीडरशिप प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दोनों सार्क के मेंबर हैं।
इसलिए एक दूसरे के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसे ग्रुपिंग्स में एक दूसरे का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया ए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बांग्लादेश का भारत के लिए क्या है। अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें या इकोनॉमिक पार्टनरशिप देखें तो इंडिया जो है सबसे बड़ा बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बांग्लादेश जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और उसके साथ साथ एशिया में बांग्लादेश के लिए इंडिया का स्थान दूसरा है, मतलब इंडिया रैंक्स एज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशिया फॉर बांग्लादेश। तो ये हमारा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है बांग्लादेश के लिए। एक सिग्निफिकेंस और है बांग्लादेश के लिए इंडिया का, क्या है वो? एक एग्रीमेंट है साफ्टा एग्रीमेंट, जिसके तहत इंडिया क्या करता है कि जो बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स हैं उसको इंडिया में क्या करता है, ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में आसानी से इंपोर्ट होते हैं और सस्ते दामों पे बिकते हैं, जिससे बांग्लादेश को फायदा होता है। ठीक है, अगर हम देखें कि एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या महत्व है, तो सबसे पहले तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है जो 2023 से संचालित हो रही है। और यह क्या करता है, यह करता है डीजल जो है प्रोवाइड करता है सिलीगुड़ी, मतलब सिलीगुड़ी से बांग्लादेश को। ठीक है, ये जो है वहाँ का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको सुरक्षा देती है। मतलब ये 2023 से भारत बांग्लादेश एक मैत्री पाइपलाइन चलती है जिसके थ्रू हम बांग्लादेश को डीजल पहुंचाते हैं, डीजल उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ डीजल ही नहीं, हम उनको बिजली भी देते हैं, विद्युत निर्यात भी करते हैं लगभग 1200 मेगावाट का, जो उनके एनर्जी डिमांड को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करने में हेल्प करता है। तीसरा यह है कि हमारा मैत्री सेतु पुल है जो कि फेनी रिवर पे बना हुआ है, और ये क्या करता है, त्रिपुरा और चिटगांव पोर्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। किसके लिए? इंडिया के लिए। मतलब ये कि इन दोनों में, यहाँ पे तो इंडिया भारत के लिए इंडिया बांग्लादेश के लिए काम कर रहा है, इंडिया बांग्लादेश की हेल्प कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश जो है इंडिया के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है। तो ये एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आप देख सकते हैं। अब अगर हम देखें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चैलेंजेज क्या क्या हैं, सबसे पहला चैलेंजेज है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, ये इसके बारे में आप पढ़े होंगे कि इसमें बांग्लादेश ये कह रहा है कि जो तीस्ता नदी का पानी है उसका 50% हमको चाहिए, लेकिन इसमें अड़ंगा वेस्ट बंगाल लगाता है। वेस्ट बंगाल इस एग्रीमेंट से संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से दोनों देशों में टेंशन बना रहता है। अगला ये है कि बांग्लादेश में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। खास करके इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बात किया था कि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसके तहत चाइना बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी डेवलप कर रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, जब किसी भी देश में कोई देश जा करके डेवलपमेंट वाले काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो मोरल ग्राउंड पे वह देश उसके प्रति थोड़ा बहुत तो लीनियंट हो ही जाता है। उसके साथ साथ कॉक्स बाजार में जो चाइना के द्वारा स्ट्रेटजिक लोकेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, यह भारत के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न बना हुआ है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो एक चैलेंज तो चाइना का प्रभाव हो गया। दूसरा है हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट इशू। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की बड़ी बाउंड्री है, और जैसा कि आप जानते हैं भारत बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया से बहुत सारी चीज़ों की तस्करी होती है, बहुत सारी चीज़ें स्मगल की जाती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी चीज़ है वो है गायों की तस्करी, काऊ की तस्करी। ठीक है, काऊ ट्रैफिकिंग। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे किलिंग्स होती हैं। साथ में अब जैसे वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन भी होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं इलीगल
तरीके से माइग्रेशन करते हैं। तो ये जो है हमारे लिए एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज बना हुआ है। तो ये 3 प्रमुख चैलेंजेज हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में। उसके बाद 2024 के बाद जो वहाँ पे राजनैतिक परिवर्तन आया, देखिए इसके पहले जो 3 चैलेंजेज हमने देखे ना वो ट्रेडिशनल चैलेंजेज हैं, लेकिन 2024 के बाद चीज़ें वहाँ पे और परिवर्तित हो गई। क्यों? क्योंकि जब अवामी लीग गवर्नमेंट से गई, अवामी लीग का तख्ता पलट किया गया और मोहम्मद यूनुस जब वहाँ पे सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए, तो इनका जो झुकाव है वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। मतलब ये कि जो यूनुस भाई हैं ये चाइना से बात करने में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं बशर्ते इंडिया से। तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिश्तों में और भी टेंशन्स आ गई हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक अधिकारों की चिंताएं हैं। आप जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग हो गई। ठीक है, मतलब एक हिंदू माइनॉरिटी को ब्लास्फेमी का आरोप लगा करके हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इस तरह से हत्याएं चलती रहती हैं। क्योंकि भारत पड़ोसी देश है, तो भारत भी उस अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो भारत भी उस चीज़ से चिंतित होता है और यह दिल्ली में भी एक राजनीति का कारण बन जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें भी खटास आती है। तो 2024 के बाद जो मेजर परिवर्तन हुए वो मेजर परिवर्तन ये हुए कि मोहम्मद यूनुस का झुकाव पाकिस्तान और चाइना की तरफ हुआ और उसके बाद से वहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ही इस तरह से अधिकारों का हनन होने लगा, मारपीट झगड़ा लड़ाई होने लगा, मॉब लिंचिंग होने लगा। तो आप देख लीजिए कि ये 3 हमारे जो है ये ट्रेडिशनल कारण हो गए, चिंता का विषय है, और 2 ये जो है आज के समसामयिक चिंता के विषय हैं। अब अगर हम इसको ठीक करना है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को तो क्या करना है? सबसे पहले तो प्रेगमेटिक स्टेट टू स्टेट इंगेजमेंट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ढाका में किसी की भी सरकार हो, भारत को बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने हैं। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार बांग्लादेश के साथ हमको रिश्ते बनाने हैं, सरकार चाहे जो भी हो। ठीक। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस फोकस होना चाहिए। मतलब ये कि भारत और बांग्लादेश को ऐसे विषयों पर फोकस करना चाहिए जो विवादास्पद ना हो, गैर विवादास्पद हो। मतलब ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करना है जो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, जैसे कि ट्रेड पे, ट्रेड कम नहीं होना चाहिए, पावर की सप्लाई होनी चाहिए, पावर बना रहना चाहिए, और कनेक्टिविटी। ठीक है, ये ऐसे विषय हैं, ऐसे सेक्टर हैं जिस पे जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, तो पहला तो ये हो गया कि हमको स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट करना है, सरकार कोई भी हो। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बना रहना चाहिए, हमको ऐसे क्षेत्र में फोकस करना है जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो। उसके साथ साथ आपको तीस्ता डेडलॉक जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तीस्ता की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करना है। वेस्ट बंगाल को मना लेना है कि भाई तुम मान जाओ, 50% तुम ले लो, 50% उसको दे दो। उसके साथ साथ पीपल टू पीपल टाइज को मजबूत करना है। ठीक है, कैसे? टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत को हर संभव बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश के लाखों लाख लोग हर साल इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। साथ में इंडिया जैसे कि अभी कुछ ऐसे शुरुआत किया था जिससे बांग्लादेश में एजुकेशन को फ़ायदा हुआ है, तो उस तरह के प्रयासों को जारी रखना है। तो कुल मिलाकर के इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को अगर सही करना है तो बांग्लादेश के साथ भारत को रिश्ते बनाने हैं, चाहे वहाँ सरकार कोई भी हो, अच्छे रिश्ते उनके साथ बनाना है। दूसरा, ट्रेड प्रभावित नहीं होना चाहिए, ऐसे क्षेत्रों में फोकस करना चाहिए जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, वो ट्रेड, पावर और कनेक्टिविटी है। ठीक है, तीस्ता रिवर के विवाद को सुलझा लेना है और साथ में मेडिकल और एजुकेशन के क्षेत्र में सहयोग करते रहना है। ठीक है, तो ये 4 जो हैं ये हमारे सॉल्यूशंस हैं।
अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के साथ यदि रिश्ते अच्छे नहीं है तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो खतरा बन सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो सकती है। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ कैसे रिश्ते होंगे, क्योंकि वह रास्ता बांग्लादेश से होकर के गुजरता है, इसलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी प्रभावित हो सकती है। ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए कनेक्टिविटी के बारे में हमने बात कर लिया, तो अब उम्मीद ये है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बहुत आराम से लिख लेंगे और हमको टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है। कोई और इसमें बात होगी, कोई पॉइंट छूटा होगा तो आप हमको टेलीग्राम पे या कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मेंस के एग्जाम के लिए आपका ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच।